तो हाँ भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर मुझे नहीं पता 30 मिनट का होगा 40 मिनट का होगा, लेकिन मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा कम से कम टाइम फ्रेम में आपको बेटर से बेटर वैल्यू दे दूं। ठीक है। और मेरे अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं एग्जाम्स, तो कोई ज्यादा क्रिएटिव सी एडिटिंग नहीं होगी, बेसिक क्लीन सा चैप्टर होगा जो मैं आपको समझाऊंगा, आप पढ़ोगे और यहां से चले जाओगे। ठीक है। तो ज्यादा फर्दर रेफरेंस के लिए मेरी बाकी चैप्टर्स की वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए फॉरेन एक्सचेंज रेट को शुरू करते हैं। लेकिन एक गिलास पानी, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेके बैठ जाओ और फिर करते हैं शुरू। नीचे टाइम सिर्फ क्यों है, क्योंकि मेरा फर्ज है देना, लेकिन आप स्किप नहीं करोगे, आप पूरी वीडियो देखोगे। करें शुरू, लेट्स बिगिन। ठीक है। तो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली आज तुम सबको पता है कि $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 75 रुपीज है। ठीक है, 74 पॉइंट समथिंग चल रहा है, वो अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं मैं। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट की एक देश की, एक कंट्री की करेंसी जो है, एक कंट्री की करेंसी के कितने यूनिट्स देके हम दूसरी कंट्री की करेंसी खरीद सकते हैं। बेसिकली ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, यहां पे दिमाग खराब नहीं करना। ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, एज सिंपल एज दैट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के भी दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फिर आएंगे फ्लेक्सिबल पे। देखो दोस्तों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पे जो करेंसी की वैल्यूएशन है कि रुपी, कितने रुपी $1 के बराबर होंगे या कितने डॉलर $1 के बराबर होंगे, ये फिक्स करती है गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट और यूएसए की गवर्नमेंट मिलके फिक्स कर लेंगे कि किसकी करेंसी के कितने यूनिट्स के बदले किसकी करेंसी के कितने यूनिट्स मिलेंगे। वो सारे देशों की गवर्नमेंट जब मिलकर अपना फिक्स दे देती है रेट की, इतना ही रेट रहेगा, वो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। इसके बेसिकली हिस्टोरिकली दो टाइप्स फेमस है, आज तो ये एग्जिस्ट करता नहीं। आज जो हम बात करने वाले प्रैक्टिकल लाइफ की, वहां होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की हिस्टोरिकली दो चीजें हैं। सबसे पहला है ब्रेटन वुड्स सिस्टम और दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इन दोनों का बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए कि ये थे क्या। इन पे हार्डली इंडिविजुअल 1 मार्क बन सकता है या कंबाइंड फिक्स एक्सचेंज रेट पे 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं ये थे क्या। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलता है कि भैया हर देश के पास कुछ ना कुछ सोना है। सोना इज अ नेचुरल रिसोर्स और वो हर देश की धरती के अंदर पाया जाता है। तो जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना एग्जिस्ट करेगा, उस देश की करेंसी उतनी ज्यादा महंगी होगी। क्या समझे इससे हम, कि देखो जैसे इंडिया एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जमीन के नीचे बहुत सोना था। तो उस टाइम पे इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ये बेसिकली देख लिया गया कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व्स है, किस देश के पास कितना सोना एग्जिस्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की वैल्यू फिक्स करी गई और देखा गया कि कितने रुपीस के बदले में कितने डॉलर, कितने यूरो, कितने मतलब जो भी है। ठीक है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी। ये सब होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में। यहां ब्रेटन वुड्स सिस्टम में हम क्या करते थे कि एक देश के पास गोल्ड रिजर्व्स देखे और उसको बना लिया अपना बेंचमार्क, अपना स्टैंडर्ड यूनिट जिससे हम कंपेयर करेंगे। लाइक आज की डेट में भी जो भी बात करनी होती है ना इंटरनेशनली, हम बात करते हैं डॉलर्स में। जब भी किसी मर्जी देश में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात होती है तो यूएस डॉलर्स में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर को एक मतलब ओहदा दे दिया गया है, एक उसको पावर दे दी गई है कि तू स्टैंडर्ड यूनिट है, पूरी दुनिया में जहां भी कंपैरिजन होगा तेरे बिहाफ पे होगा। ठीक है। तो वैसे ही चलता था ब्रेटन वुड्स सिस्टम की, एक देश पकड़ा, उसकी करेंसी को कंपेयर किया गोल्ड की वैल्यू से, उसको कंपेयर करने के बाद उसकी वैल्यू से बाकी सारे देशों की वैल्यू को कंपेयर किया। इसको हम दूसरा नाम देते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम। लाइक मैं आपको बताऊं क्या था, तो हर देश की जो करेंसी थी उसको पेग्ड कर दिया जाता था। ये वर्ड जो आप यहां देख रहे हैं PEGGED, ये वर्ड है, यानी कि उसको उससे कंपेयर किया जाता था, इसलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम बोलते हैं। अब एडजस्टेबल क्यों? क्योंकि ये तो था प्रॉपर फिक्स पत्थर की लकीर, लेकिन ये वाला थोड़ा बहुत चेंजेबल था। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ला सकती थी। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम आप समझ चुके हैं, इतना समझ लो, बाकी हल्का सा बुक में से पढ़ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। अब हमें देखना है कि इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। लेट्स हैव अ लुक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेरिट। सबसे पहला मेरिट था कि मार्केट स्टेबल रहती थी। जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने बाहर पैसा लगाया है,
वो मार्केट बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी, उनको अनसर्टेनिटीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, उनको बहुत हद तक रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी रहती थी, जो स्टेबिलिटी रहने से लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क कम से कम होता है, इसी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। ये हो गया हमारा सेकंड मेरिट, राइज इन इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड मेरिट की बात करें तो इंटरनल चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता मतलब आपने ये वाला चैप्टर नहीं देखा, फटाफट जाओ, वन शॉट वीडियो में चैप्टर निपटा रखा है, जाके देख के आओ मेरे भाई। ठीक है, देखा हो, बहुत अच्छी बात, आप समझ भी गए हो। तो इन्फ्लेशन को हम अपने एंड से एक अच्छा चेक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है, इंटरनेशनल फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं है, हमारी सरकार के कंट्रोल में है, तो हम इन्फ्लेशन पे चेक प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल। अब जब हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अनस्टेबिलिटी नहीं है, लोगों को रिस्क फेस नहीं करना पड़ रहा, हमारे करेंसी की वैल्यू ग्लोबल लेवल पे कम ज्यादा नहीं हो रही, तो हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी स्टेबल रख सकते हैं। हमें टाइम टू टाइम उन्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम उन पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने एक बार बना दी तो ये लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव है। एज सिंपल एज दैट। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी स्टेबल रहेगी। 4 मेरिट्स हो गए। 5वां मेरिट है बीओपी। बीओपी अपने आप बन जाता है। अब आपको भैया बीओपी क्या होता है, इसलिए इस पॉइंट को मैं एक बार होल्ड पे रखता हूं। अगली वीडियो, अगला चैप्टर मैं करवाऊंगा बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। एज सिंपल। अब बढ़ते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। ओके, डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते ही सबसे पहला डीमेरिट्स आता है कि आपको ज्यादा गोल्ड रिजर्व चाहिए। देखो, गोल्ड रिजर्व है नेचुरल चीज, जिसके पास है नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास गोल्ड रिजर्व अच्छे नहीं है, लेकिन उसके मिनिस्टर्स अपना दिमाग लगा के इकोनॉमी को बहुत ही सटल वे में, बहुत ही बढ़िया वे में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनकी क्या मजबूरी भाई, उनकी क्या दिक्कत की उनकी करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है? ये तो अनफेयर हो गया ना, काइंड ऑफ। तो डीमेरिट्स की सबसे पहली आती है कि गोल्ड रिजर्व्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, जितनी नेचर ने हमें प्रोवाइड की है वो है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कितने अच्छे से वर्क करती है ये हम इंश्योर कर सकते हैं, बट वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। इसीलिए पहला डीमेरिट आता है कि जो मेजर है वो अनजस्ट है, वो अनफेयर है। सेकंड आता है कि इसके चक्कर में सारे देश अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना इन द सेंस कि मेरे देश के पास अगर गोल्ड रिजर्व्स नहीं है तो मैं बाहर के देशों से गोल्ड खरीदूंगा और अपने पास इकट्ठे करने लग जाऊंगा, राइट। अगर मैं अपने पास गोल्ड इकट्ठा करने लग जाऊंगा तो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। देखो, इकोनॉमी कैसे चलती है, वर्ल्ड कैसे चलता है, पैसे का लेन देन होता रहे, जितना ज्यादा फ्लो होगा, जितना ज्यादा मनी सर्कुलेट होगी ना, उतना बेटर रहेगा। ठीक है, समझ लो इस बात को कि जितना ज्यादा पैसा चलेगा उतनी वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़िया चलेगी। लेकिन जब मैं गोल्ड खरीद कर अपने पास स्टोर कर लूंगा, वो पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो एक ट्रेड फॉल है कि यार लाइक ये चीज गलत हो रही है। ये चीज गलत क्यों हो रही है? ये चीज गलत इसलिए हो रही है क्योंकि वो पैसा एक जगह रुक गया, वो पैसा यूज हो सकता था लेकिन वो यूज नहीं हो रहा। ओके, इन 2 डीमेरिट्स के बाद हम बढ़ते हैं तीसरे डीमेरिट की तरफ, जो कहता है कि भैया जब हमारे देश में डिप्रेशन या रिसेशन हो जाती है तो उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने गोल्ड रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर लें, तो वो कब हो सकती है। अगर आपको ये सारी बातें समझ नहीं आती तो यार मैं यहां लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे बनानी है टू द पॉइंट वीडियो, लेकिन लंबा मैंने खींच रखा है इस वीडियो में जो आपने अब तक नहीं देखी है, तभी आपको समझ नहीं आ रहा ना। अगर देख लिया तो भाई बहुत बढ़िया बात, अपने लिए तालियां बजा दो एक बार। लेकिन अगर नहीं देखिए तो जाके देख के, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, जाओ देख के आओ। ठीक है, तो ये कर्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और ये हर सिचुएशन पे हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने गोल्ड रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दें। इसलिए तीसरा डीमेरिट बन जाता है। चौथा मेजर डीमेरिट कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रुक जाती है। यार मैंने तुम्हें तीसरे पॉइंट में क्या बताया था, मैंने तुम्हें दूसरे पॉइंट में क्या बताया था कि जब हम गोल्ड रिजर्व करते हैं तो मनी का फ्लो कम होता है। फ्लो कम होने से क्या हुआ, हमारे देश में पैसा तो लग रहा है, मनी स्पेंड हो रही है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट जीडीपी नहीं बढ़ रही। क्या समझे इससे कि हम जब पैसा लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही भैया, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही, डोमेस्टिक इनकम नहीं बढ़ रही। देश में डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। उसी के चलते हमारी सप्लाई आ रही है, मनी की सप्लाई आ रही है, लेकिन दूसरे एंड पे मनी से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब आपने नेशनल इनकम वाला चैप्टर नहीं देखा है भाई, नेशनल इनकम वाले चैप्टर भी जाके देख के आओ। मैं क्यों लिंक कर रहा हूं अपनी प्रमोशन के लिए? बिल्कुल हाँ, लेकिन साथ ही साथ पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करेक्टेड है, तो आपको एक एक चैप्टर का फ्लो होना जरूरी है। अगर मैं ये एक अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो को अब तक देख रहे हो, मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है, ये आ रहा है तो भाई वो भी आएगा, जाओ देख के आओ। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि देश में जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी क्योंकि पैसा लग रहा है, लेकिन प्रोडक्शन पे नहीं, गोल्ड इकट्ठा करने पे लग रहा है।
ठीक है। पांचवा और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जरूरी नहीं है फिक्स एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट हो। अभी इस चैप्टर में इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए फर्स्ट चांस यही समझ लो आप कि सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम रेट होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम में। वहां जाके हमें पता लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे अगर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट करेंगे तो वो डिमांड सप्लाई को मैच करेगा। वो कुछ कैलकुलेशंस के बाद आता है, लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब यहां कोई कैलकुलेशन नहीं है तो इट माइट बी द केस कि वो गलत हो, ठीक है। जो हम रेट रख रहे हैं वो दोनों इकोनॉमीज की डिमांड सप्लाई को सूटेबल ना बैठे, इसीलिए दिक्कत आती है। 5 मिनट्स 5 डिमेरिट्स पढ़ लिए एंड दैट्स मोर देन इनफ। 3 भी बहुत है। अब बढ़ते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ। ओके तो भाई ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली ये बोलता है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है दूसरी करेंसी की विद रिस्पेक्ट में वो हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट चेंज होती है। किस फैक्टर पे? बेसिकली 2 फैक्टर्स पे, डिमांड वर्सेस सप्लाई। किस चीज की डिमांड सप्लाई? इंडिया वाले लोग मिलकर यूएस की करेंसी यानी कि यूएस डॉलर की कितनी डिमांड कर रहे हैं, और यूएस वाले लोग मिलकर इंडिया वालों को यूएस डॉलर की कितनी सप्लाई दे रहे हैं। इन 2 फैक्टर से होती है रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेसिक सी बात देखो, मैं इंडिया में रहता हूं, मैं यूएस डॉलर की डिमांड तब करूंगा जब मुझे यूएस डॉलर कहीं खर्चना है। वो मैं देख के ही मजा आ गया, ऐसी कोई चीज नहीं है ना। वो जब मुझे यूएस डॉलर कहीं खर्चना है तो मैं उसकी डिमांड करूंगा, और उसकी डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाएगा। यूएस डॉलर वाले इंडिया वालों का सप्लाई तब करेंगे जब वो इंडिया कहीं घूमने आए हैं। ये चलो वो सारे फैक्टर्स पे अपना पूरा एक पोर्शन होगा, टाइम स्टेप में तुम्हें दिख रहा होगा, वहां जाके स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए समझो बस डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। जैसे जैसे डिमांड सप्लाई रेगुलेट होती है वैसे वैसे ही बात बनती है, और वैसे वैसे ही करके हमारे पास नया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम निकलता है हर मोमेंट। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अब हम पढ़ना पता क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, उसके बाद इसके कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं कि कब डिमांड ज्यादा होगी, कब डिमांड कम होगी, कब सप्लाई ज्यादा होगी, कब सप्लाई कम होगी, और उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। लेट्स हैव अ लुक। पहले मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल सिस्टम के मेरिट्स क्या है जो उसके डिमेरिट्स है ना उल्टे करते जाओ। सबसे पहला मेरिट आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब यहां के लोग बाहर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको अच्छा रेट मिलेगा। दूसरा आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैंने वहां कहा जरूरी नहीं है फिक्स पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बराबर हो, लेकिन यहां डिमांड सप्लाई चीजें बन रही है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अच्छा होगा। तीसरा आता है गोल्ड रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, पैसे को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। चौथा आता है हम इजीली डिप्रेशन को कर्व कर सकते हैं क्योंकि यहां हमें अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर वाले देशों से पैसा ले सकते हैं भाई, डिप्रेशन कब हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ सिस्टम्स होते हैं, ये हम आगे आके पढ़ेंगे, लेकिन फॉर इंस्टांस जस्ट ये समझो कि यहां पे डिप्रेशन को कब करना इज इजियर देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इजी। ओके, डीमेरिट्स की बात करें तो उसके मेरिट्स को घुमा दो। यहां एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, लोग इन्वेस्ट करने को इतने आतुर नहीं होते क्योंकि उनका पैसा कभी भी कम ज्यादा हो सकता है। पॉलिसी फॉर्मेशन भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि साथ साथ दिक्कत हमें यह आती है कि हम जो आज पॉलिसी बना रहे हैं वो आने वाले टाइम में एप्लीकेबल रहेगी भी या नहीं, जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी के सर्कमस्टांसेस होंगे वो वहां पे काम करेगी भी या नहीं। तो हमें पॉलिसी थोड़ा फ्यूचर एस्पेक्ट्स को सोच कर बनानी पड़ती है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। चौथा और सबसे बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन काफी मेजर डिमेरिट है कि बायलैटरल ट्रेड्स यानी कि एक देश का दूसरे देश का जो एग्रीमेंट है, मैंने किसी यूएस की पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हारा ये माल 4 महीने बाद खरीदूंगा, तो 4 महीने बाद खरीदूंगा वो आज के रेट पे या 4 महीने बाद वाले रेट पे। यार वो सोचेगा कि जब मुझे महंगा पड़ रहा है बढ़िया तब बेचूंगा, मैं सोचूंगा जब मुझे सस्ता पड़ेगा मैं तब खरीदूंगा, लेकिन दोनों को नहीं पता। आज वाला रेट तो पता है लेकिन 4 महीने बाद वाला रेट नहीं पता, तो किस टाइम पे कौन सी पार्टी ज्यादा प्रॉफिट में है दोनों को नहीं पता, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। अब आप लोग ये सोच रहे हो यार कि यार ऐसा ही होता होगा ना, क्या दिक्कत है इसमें। हम ये इसलिए सोचते हैं, हमारी जनरेशन हमसे पिछली जनरेशन इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने देखा यही है, लेकिन एक टाइम था जब वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम चलता था और तब अलग ही सिनेरियो था। ठीक है, तो ये डीमेरिट में काउंट हो गया। अब हमें समझना क्या है, अब हमें सिंपली ये समझना है कि देखो भैया जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो चलता किस पे है, डिमांड सप्लाई पे, हमने देख लिया। अब वो डिमांड सप्लाई जनरेट कहां से होती है भैया, लेट्स हैव अ लुक कि डिमांड सप्लाई जनरेशन वाले फैक्टर्स क्या क्या है। बड़े ध्यान से सुनना कि फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कैसे बनती है। लाइक हम मान के चलते हैं कि हमने यूएसए से कोई लोन लिया था, जब हमें वो लोन की वापस पेमेंट करनी है तो हमें डॉलर्स में ही पे करना होगा,
समझ गए इस चीज को? तो जब हमें डॉलर्स पे करने हैं तो डॉलर्स यूज हो रहे हैं, डॉलर्स यूज हो रहे हैं मतलब हमें डॉलर्स कहीं से अरेंज करने होंगे और उससे डॉलर्स की डिमांड जनरेट होगी। फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम। जब हमने यूएसए से लोन को लिया था तब यूएसए ने हमें डॉलर्स में दिया था, हमारे देश में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई थी, इनटेक बढ़ गई थी, तो जब हमने लोन लिया तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ गई, सिंपल। वहीं अगर मैं बात बताऊं, मैंने यूएसए घूमने गया, वहां जाके मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। जब मैंने वहां जाके कुछ वहां का खरीद लिया तो मैंने उनको पेमेंट करी डॉलर्स में, डॉलर्स की डिमांड जनरेट हुई, इसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड। आपकी बुक में मिल जाएगा डायरेक्ट परचेज अब्रोड नाम से, ठीक है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर यूएसए कोई बंदा इंडिया में घूमने आया, उसने यहां कुछ माल खरीदा, इंडियन रुपीज में पेमेंट की, तो यानी कि इंडियन रुपीज की डिमांड बढ़ी और यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ी। तो यूएस डॉलर की सप्लाई डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड बाय फॉरेनर्स, ठीक है, समझ गए। उसी की दूसरी साइड मतलब हम देखेंगे, मैंने यहां बैठे बैठे वहां का कुछ सामान मंगवा लिया, मैंने वहां जाके खरीदा तो डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, मैंने यहां बैठे बैठे कुछ इंपोर्ट करवा लिया, वो भी तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ा रहा है ना। तो यहां इंपोर्ट भी एक फैक्टर ऐड हो जाएगा और यहां एक्सपोर्ट भी एक फैक्टर ऐड हो जाएगा डिमांड सप्लाई बनाने में। समझ रहे हो ना अच्छे से? इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर। यहां के लोग यूएस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इंडियन रुपी की वहां पे सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि यूएस डॉलर की यहां पे डिमांड बढ़ रही है, एज सिंपल। वहां के लोग यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां की कंपनीज में, तो यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। मेरा एक रिश्तेदार है, वो कनाडा रहता है, वो वहां से पैसे कमा के मुझे यहां पैसे भेज रहा है, तो क्या होगा भाई, एज सिंपल एज दैट कि वहां की जो करेंसी है उसकी यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी, बेसिक सी बात। और वहीं अगर मैं यहां से पैसे कमा के बाहर भेज रहा हूं तो बाहर वाली करेंसी की यहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल सरल सी बात है। अब इनको ये ग्राफ में समझाओ, डिमांड सप्लाई में समझ आ रहा है किन किन बातों से होती है, लेकिन उसके होने से होगा क्या। लेट्स हैव अ लुक अपॉन द ग्राफ। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे मजेदार पार्ट अब शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो एक गिलास पानी, एक ठंडे पानी से मुंह धो के बैठना, तो आपको करना क्या है, आपको ठंडे पानी से मुंह धो के एक गिलास पानी पी के एक कॉपी पेन लेके अपनी कुर्सी पे, अपने बेड पे बैठ जाना है। नोटिफिकेशंस हो सके तो बंद कर दो, शांति से इस वीडियो को देखो, बिल्कुल नॉर्मल प्लेबैक स्पीड पे, फास्ट मत करना। करते हैं शुरू यार। हाँ तो भाई ये बिल्कुल एक बेसिक सा ग्राफ बनाया है जिसके वाई एक्सिस पे मैं शो कर रहा हूं रेट यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का रेट, और एक्स एक्सिस पे मैं शो कर रहा हूं क्वांटिटी यानी कि डिमांड या फिर सप्लाई। ये वाला जो ग्राफ है ये सप्लाई का ग्राफ आपको दिख रहा है और ये वाला जो ग्राफ है डिमांड का ग्राफ आपको दिख रहा है। ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं ई पॉइंट, और ई पॉइंट को जब हम वाई एक्सिस पे लोकेट करेंगे तो मिलेगा हमें आर पॉइंट विच इज द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन भैया एक बात बताओ, आप तो तेज तेज बोल गए, लेकिन हम कैसे मान ले कि ये लेजिट है, हम कैसे आप पे यकीन कर ले कि इक्विलिब्रियम यहीं आएगा, यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। आप क्या बोलते हो कि हम R1 को अगर इक्विलिब्रियम मान ले, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का रेट मान ले, तो क्यों नहीं मान सकते, मतलब R1 भी तो मान सकते हैं ना। मैं कहा चलो मान लेते हैं, आपकी बात भी मानते रहते हैं। जब हमने R1 माना तो R1 को जब हमने इस ग्राफ पे लोकेट किया तो हमें ये 2 पॉइंट मिले, मानते हो ये बात, हमें ये 2 पॉइंट मिले, जिसमें से पहला पॉइंट मिलता है हमें सप्लाई का और दूसरा पॉइंट मिलता है हमें डिमांड का। अब इससे हमें इस गैप से साफ साफ समझ आता है कि भैया इस केस में जो डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन सप्लाई, मानते हो ये बात। अब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने से क्या होता है, आपकी कैंटीन में 10 आलू पैटीज हैं 10-10 रुपए की और मांगने वाले हैं 20, डिमांड है 10 की, सप्लाई है 10 की, डिमांड है 20 की, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो कैंटीन वाले अंकल करेंगे भैया मैं तो 10 की नहीं देता, मैं तो 20 रुपए की दूंगा, वो प्राइस को ऊपर चढ़ देंगे और मांगने वाले 20 से अपने आप 10 हो जाएंगे, वो 200 रुपए लेके घर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो प्राइस यानी कि रेट बढ़ जाएगा और वो वापिस आर पे आ जाएगा। चलो भैया आपने कहा तो मान लेते हैं यार कि मतलब रेट इससे नीचे नहीं चल हो सकता, थोड़ा ऊपर लेके देखना फिर शायद कुछ बात बन जाए। हम अगर R2 मान लेते हैं कि यहां पे एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी सप्लाई इज ग्रेटर देन हमारी डिमांड, सप्लाई यहां आ रही है और डिमांड यहां आ रही है, तो इतना जो गैप है दैट इज जस्टिफाइंग कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है।
इससे क्या होगा भैया कि जब आलू पैटीज हमारे पास 50 है लेकिन मांगने वाले 10 है, तो हम कल कहेंगे 10 की छोड़ो 5 की ले जाओ, मेरी पैटीज तो खत्म करो, ठीक है, माल तो खत्म होना चाहिए ना। तो रेट को हम नीचे गिरा देते हैं, तो R2 भी जस्टिफाई नहीं होता, वो घूम के R पे आ जाएगा। अरे भैया बात तो आपने सही करी थी, अब हम मान गए हैं। ये पूरी बात आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, तो बड़े अच्छे से सुन लो, समझ लो, नोट्स बना लो, बुक पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। समझ गए? अब बढ़ते हैं कि इन ग्राफ में तो आपने समझा कि कैसे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट स्ट्रक करता है। अब इस डिमांड सप्लाई को अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर यूएस डॉलर की सप्लाई है ये, डिमांड है ये। हमने वो कर्व की जगह स्ट्रेट लाइन ली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आपको भी ऐसी करना है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसकी कोई आपको टोकेगा नहीं, यही बुक में है, यही मानना है। ओके, तो हमें देखना है कि जब सप्लाई थोड़ी बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, कैसे कैसे, कब एप्रिसिएशन कब डेप्रिसिएशन। पहले ही समझो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेसिक सी बात समझो। डेप्रिसिएशन मतलब कुछ नेगेटिव, पता ही लगता है यार, और एप्रिसिएशन मतलब कुछ पॉजिटिव, ठीक है, याद करना है। कसते असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऊपर होता था तो एप्रिसिएशन भी ऊपर होगा, डिसेंडिंग नीचे होता था, डेप्रिसिएशन भी नीचे होगा। एप्रिसिएशन का मतलब है हमारे रुपए की वैल्यू एज कंपेयर टू यूएस डॉलर बढ़ गई, ठीक है, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, और हमारे रुपए की वैल्यू घट गई विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये चीजें जब तुम समझ गए हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं ग्राफ पे कि कब सप्लाई कम ज्यादा होगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब डिमांड कम ज्यादा होगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको 6 मार्कर के पार्ट्स में पूछा जा सकता है, जो 3 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है, इजी सा। तो समझना जरूरी है, बहुत लॉजिक से और बहुत कंसेप्ट खोल के समझेंगे। ये आप समझ चुके हो, इससे मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट की तरफ, कि डिमांड सप्लाई ज्यादा कम होने से एप्रिसिएशन होगी या डेप्रिसिएशन होगी। देखते हैं भाई, ऐसे तुक्के थोड़ी मार देंगे, देखेंगे फैक्ट्स के साथ। ओके, तो ये हमारी डिमांड की कर्व है। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो कुछ इस तरफ बढ़ती है, ये हमारी आ गई नई डिमांड की कर्व D1। ये था हमारा पहला रेट R, और ये आ गया हमारा नया रेट R1। कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरे भाई, डिमांड को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया तो जो इक्विलिब्रियम है वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया, रेट भी ऊपर शिफ्ट हो गया। जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली। जब यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई उसका मतलब यूएस डॉलर का रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। मतलब पहले $1 अगर 70 रुपए का था तो अब $1 80 रुपए का हो गया। इससे हमारे रुपए की वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई? ऑब्वियसली बात है, रुपए की वैल्यू तो कम ही हुई ना। तो जब हमारी यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन। समझ गए? ठीक है भाई, इजी था ना। देखो, जब डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ा, तो $1 में 70 की जगह $1 में 80 रुपए आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया ना, तो हमारे रुपए की तो डेप्रिसिएशन हो गई। लेकिन जब डिमांड घट जाएगी, जब डिमांड यहां डी से मान लो D2 पे आ गई, इक्विलिब्रियम भी नीचे आ जाएगा R2 पे, रेट गिर जाएगा। अब 1.70 की जगह $1 में 60 रुपए आ रहे हैं, तो रुपए की वैल्यू क्या होगी? रुपए की वैल्यू शूट अप होगी, रुपए की वैल्यू बढ़ गई। तो जब डिमांड गिरती है उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। सिंपल, इससे सिंपल कोई नहीं समझाएगा, और इससे सिंपल कुछ है ही नहीं भाई। मैं जितनी सरल हिंदी में आपको बता सकता था उतनी सरल हिंदी मैंने आपको बता दी है। बात को अंदर से समझो, बुक में से एक रीडिंग मारो, एक बार लिख के देखो, समझ ना आए मुझे बोलना। कमेंट सेक्शन खुला, कोई भी डाउट हो करो। मैं 99% कमेंट्स के रिप्लाई देता हूं, वो 1% भी सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि YouTube मुझे एक सॉर्टेड वे में नहीं दिखाता। आई एम सॉरी, लेकिन नहीं दिखाता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो जो मुझे दिखते हैं मैं उनके रिप्लाई करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लाई कम ज्यादा होने से क्या होगा। थोड़ा इरेज करते हैं और देखते हैं। देखो भाई, आई होप सो ये ग्राफ क्लीन है थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा पहला रेट है जहां सप्लाई और डिमांड मीट कर रहे हैं। अब अगर हमारी सप्लाई बढ़ती है, बढ़ने वाली चीज हमेशा आगे की तरफ होगी, डिमांड बढ़ेगी आगे की तरफ बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी आगे की तरफ बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ के आ गई S1 पे, तो हमारा रेट भी हो गया यहां पे। समझ गए ना? सॉरी लाइन थोड़ी गलत चली गई मेरे पास स्केल नहीं है यार, तो थोड़ी परफेक्शन नहीं आ पाएगी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से बना सकते हैं इसको। तो जब हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट गिर जाएगा, आपके सामने है ये। इसके लॉजिक्स की आई डोंट थिंक सो कोई खास जरूरत है। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका रेट गिर ही जाता है ना यार। अगर मार्केट में लाखों लैम्बोर्गिनी आ जाएंगी, आपकी गली में चल रही होगी, तो उसकी क्या प्राइस रह जाएगा? कुछ भी नहीं, ऐसे बिकेगी वो।
बात सिर्फ इतनी सी है कि जब सप्लाई बढ़ गई आगे आ गई तो रेट गिर गया। जब पहले $1 70 का था, अब $1 60 का हो गया। यानी कि सप्लाई बढ़ने से होता है एप्रिसिएशन, ये भी हम देख चुके हैं। सप्लाई गिरने से क्या होता है देखते हैं। सप्लाई गिरेगी पीछे की तरफ, सप्लाई गिरी तो सप्लाई आ गई यहां S2 पे, सप्लाई गिर गई, उसके साथ साथ ये पॉइंट आ गया हमारा नया और ये बना R2। इससे क्या हुआ, रेट हमारा उछल गया। जो $1 पहले $70 का था, अब वो $1 80 का हो गया मेरे भाई। जब $1 80 का हो गया तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सप्लाई गिरने से हो गई डेप्रिसिएशन, हमारे रुपए की वैल्यू तो गिर गई। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या चीज, अरे सॉरी याद नहीं रखनी, ये चीजें आपको समझनी है। जब आप ये चीजें समझ जाओगे ना, याद तो बहुत बच्चे रखेंगे और जो बच्चे याद रखेंगे वो 90% स्कोर कर लेंगे। लेकिन तुम चैंप हो भाई, तुम फोड़ोगे, तुम लिटरली बहुत कुछ सीख सकते हो, तुम लिटरली बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। तो तुम्हें ये चीजें याद नहीं रखनी, तुम्हें ये चीजें समझनी है। और जब तक समझोगे नहीं, उसी 90 वाले ब्रैकेट में रह जाओगे मीडियोकर बन के। कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, कुछ खुद को यादगार बनाना है कि मैंने 12th में कुछ फोड़ा था, हाँ कुछ मेमोरेबल किया था, तो समझो एंड मूव विद दैट। जब इसको समझ जाओगे पूरे ग्राफ को, तब आना यार, समझ के प्रैक्टिस करके आओ। 99% बच्चों को तो खुशी होगी कि मुझे समझ आ गया। बचे हुए 1% नीचे कमेंट्स में आके पूछो ना क्या दिक्कत है यार, बताएंगे हम तुम्हें। ओके तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन कहने वाला हूं। आज की डेट में मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था $1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज। हमें पता है अगर ये $1 100 तक पहुंच गया तो हमारे देश का बहुत नुकसान है, हमारे रुपए की वैल्यू बहुत खराब हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आज आप रात को सोए और कल सुबह उठते ही ये $1 इज इक्वल टू 1 रुपी बन गया, तो क्या हमारे देश का फायदा होगा? ये आपका होमवर्क है। थोड़ी सी इतनी सी रिसर्च करो इस पे और नीचे कमेंट करो कि आपका क्या कहना है इस पे। थोड़ा माइंड खुलेगा। इस चैप्टर में आपको 99% ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे कि एक जगह पे एक कंपनी ने इस देश की इस कंपनी में इन्वेस्ट किया या कुछ ऐसा हुआ, उससे बताओ ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगी, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीज आपका थोड़ा माइंड खोलेगी। रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, नीचे कमेंट करो। फिर थोड़े टाइम बाद इस पे एक और वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी 4-5 मिनट की, आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे चलता है। और मैनेज फ्लोटिंग रहेगा ये हमारे पास, उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो एमसीक्यूज में आ सकती है। मैनेज फ्लोटिंग होती है कि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के पास ना हर देश की करेंसी के रिजर्व पड़े हैं काफी भारी मात्रा में। $, रशियन जो भी करेंसी है, बांग्लादेश की जो भी करेंसी है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं याद, मेरी जीके काफी लो है, ठीक है, यूरोज पड़े हैं एंड ऑल काफी कुछ पड़ा है। तो जब भी वो लोग अपनी डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा खेलेंगे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है काफी फ्लक्चुएशन ना हो यार। मान लो उधर से सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, तो सप्लाई गिर जाएगी। सप्लाई गिर जाने से क्या होगा, हमारे रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। मैंने क्या बताया, सप्लाई जब ऐसे गिरती है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर जाता है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है। तो जब सप्लाई उन्होंने गिरा दी ना, तो हमारा आरबीआई बीच में आएगा कि ऐसे कैसे सप्लाई गिरा दी। ये पकड़ इंडियन $, वो मार्केट में जाके $, गिरेगा और सप्लाई को मैनेज कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग बेसिकली बोलता है कि आपकी जो फ्लोटिंग चल रही है, फ्लोटिंग इन द सेंस मार्केट में जो पैसा चल रहा है ना, उसको मैनेज करना। ये डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि 2 नंबरी काम है, लेकिन लीगल है। लीगल इसलिए है क्योंकि लीगल है, आरबीआई कर रहा है। 2 नंबर इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। अगर $, अपनी सप्लाई नहीं देना चाहता तो तुम क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरे पास पड़ा है, मैं जो मर्जी करूं। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला जाता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन से ऊपर कुछ इसकी औकात नहीं, समझ लो, बहुत है। इसी के आज का चैप्टर यहां करते हैं खत्म। लेकिन भाई 1 मिनट, इतनी लंबी वीडियो दे दी यार, थोड़ी सी मेरी भी सुन लो लास्ट में, इतनी सी। मैं आपसे बस एक कमेंट चाहता हूं, वीडियो भाई बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, / वीडियो बहुत बेकार थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जो भी आपको लगता है नीचे लिखो प्लीज। ऑनेस्टी इज द की। जो भी मन से लगता है लिख दो। दूसरा, लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो। डिसलाइक करना है करो, नहीं करना मत करो। तीसरा, शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, अच्छी लगे तो जरूर पहुंचाना। एंड सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और वीडियोस, ये प्लेलिस्ट आ रही है, देख सकते हो, यहां सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मेरे चैनल पे और भी काफी कंटेंट है, जाके विजिट करो, देखो, मैं काफी कुछ बताता हूँ सिलेबस से हटके भी। सिलेबस तो बस आपकी डिमांड पे चलता है, अदरवाइज बाकी काफी कुछ मेन चलता है। ये प्लेलिस्ट देख लो। धन्यवाद। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढ के कमेंट करना। याद रखना, विश्वास भैया आपको बताया था कि अगर $1 1 रुपए के बराबर भी आ गया तो क्या हम फायदे में जाएंगे?